हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ठीक। तो आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं अपना चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, उस फोर्स के बारे में बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था C.A. कूलम। C.A. कूलम। उन्होंने इस फोर्स के बारे में एक लॉ दिया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके बारे में एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। तो देखते हैं क्या लॉ दिया, स्टेटमेंट देखते हैं इनका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to product of magnitudes of charges and is inversely proportional to square of the distance between them. This force acts along the line joining the charges. तो दो पॉइंट सोर्स कंसिडर करेंगे। दो पॉइंट सोर्स बहुत छोटे से सोर्स हैं। दो पॉइंट सोर्स हैं, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन, अनलाइक है तो अट्रैक्शन, लाइक है तो रिपल्सन। जो अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लेते हैं दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2। ठीक है, अभी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इनका। Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये लॉ था। अब देखिए कांस्टेंट की बात करते हैं। हियर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको कहते क्या हैं, K is proportionality constant
and known as electrostatic force constant. Electrostatic force constant. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस। मतलब ये दोनों चार्ज जो है वो किस मीडियम में रखे हुए हैं के की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी। तो अगर हम एयर और वैक्यूम की बात करें, फॉर एयर और वैक्यूम K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। K की वैल्यू एयर या वैक्यूम में 9 इंटू 10⁹, एक्चुअली 8.9 10⁹ होती, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लिखते हैं 9 10⁹। 9 10⁹ को इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट इज, यूनिट लिखे इसकी के की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज permittivity of free space. Epsilon naught is permittivity of free space. Its value is 8.85 in 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो था वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। अगर चार्जेस वैक्यूम या एयर में रखे हुए हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 9 10⁹ हम यूज करेंगे। बट फॉर अदर मीडियम, किसी भी अदर मीडियम के लिए, फॉर एनी अदर मीडियम, K is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो यहां पर जैसे कि एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। अभी आ गया एप्सिलॉन और इस एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट K भी लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन बेसिकली क्या है, ये एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, ये एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या होगी इसकी। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये बेसिकली हर एक मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे कि एयर या वैक्यूम के लिए तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो देखिए K की जगह पे 1 रख देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। बाकी अदर किसी मीडियम के लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम और पढ़ेंगे जब आगे हम डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स पढ़ने से पहले, तो हम वहाँ पर और पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब देखिए फॉर एयर और वैक्यूम K इज इक्वल टू 1, स्मॉल k इज इक्वल टू 1 एंड फॉर एनी अदर मीडियम K इज ग्रेटर देन 1। बाकी किसी भी मीडियम के लिए K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जैसे वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 80 है। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है। अब अगर आप देखिए तो जैसे कि ये जो हमारा
फॉर्मूला लिखा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम वैक्यूम या एयर की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैक्यूम या एयर में ये फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अदर मीडियम के लिए, किसी मीडियम की बात करें तो फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए अगर एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं तो ये वैल्यू है, और अगर वाटर में रख दिया तो के की वैल्यू वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है, यानी कि फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी और मीडियम में दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो घट जाएगा। एयर और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि कैसे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है कूलम्स लॉ। अब हम देखते हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। तो आप ये चाहे तो नोट कर लें तब तक जल्दी से। अब जो परमिटिविटी है हम उसकी बात करेंगे, तो जो एयर की है 8.85 × 10⁻12, बाकी अदर मीडियम की उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी of a medium is the ratio of permittivity of the medium and permittivity of free space। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इसको एप्सिलॉन आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स ये आ गया के। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है। रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि F इन एयर अपॉन F इन मीडियम करें। F इन एयर, फोर्स इन एयर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और किसी मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इसको मार दिया, Q1 Q1 R1 स्क्वायर, तो आया क्या, K मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हम ये भी लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन ए मीडियम। तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये लिखना चाहें तो लिख लें। अच्छा देखिए एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन तो यहां से दिख रहा होगा कि
परमिटिविटी डिवाइडेड बाई परमिटिविटी। देखिए परमिटिविटी डिवाइडेड बाई परमिटिविटी, इसका मतलब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये भी डायमेंशनलेस है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, किसी भी मीडियम के लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो अब कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लेंगे अब इस लॉ को, देखिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए दो चार्जेस हैं और दोनों अभी अनलाइक चार्जेस हैं, तो अगर अनलाइक चार्जेस हैं प्लस माइनस, मैग्नीट्यूड है Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस है इन दोनों के R, अब देखिए लाइक चार्जेस हैं, सॉरी अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी कि Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्शन, Q1 भी Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये जो Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 की वजह से, ये F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 Q2। इसी तरह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज F21। ठीक है, F12 F21। अच्छा 1 से 2 की तरफ जो डायरेक्शन है वो हमने क्या किया है, R1 to 2 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा सिंपली, और 2 से 1 की तरफ R21। ठीक है, अब देखिए अगर हम फोर्स लिखें इसमें तो कूलम्स लॉ हमें पता है, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या होगा, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वेक्टर में लिख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, अभी तो ये स्केलर है ना, तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देखिए क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर क्या हो गया R12। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम जानते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखिए आप मैग्नीट्यूड लिखिए, 1 से 2 लिखिए, 2 से 1 लिखिए, डिस्टेंस R ही तो मैग्नीट्यूड R ही तो होगा, यानी कि R12 का मैग्नीट्यूड या R21 का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल टू R के ही होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 कितना है, R ही है, तो क्या आ गया K Q1 Q2 अपॉन RQ वेक्टर R12। चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम R12 वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं F12। फिर देखिए फोर्स ऑन Q2 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब फोर्स F21 का डायरेक्शन क्या है, ये है ना 2 से 1, यूनिट वेक्टर इधर ही है इसी डायरेक्शन में, तो R21 हो गया इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर।
अब देखिए F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी हमने क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड R21 अपॉन आर। क्या है, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यू R21 Q2 बोल रहा हूँ, यही रहना सभी, इधर ध्यान दे। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप देखिए तो बाकी सारी चीजें तो सेम है, ये वैल्यू सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो सिंस R12 इज इक्वल टू है R21 के, बट डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए बाकी सब तो सेम ही है ना, केवल R12 इज इक्वल टू माइनस R21 हो गया। तो क्या हो गया, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? F12 इज इक्वल टू माइनस F21 क्या था, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इक्वल और अपोजिट। देखिए यहीं पे दिख रहा है, ये वाला इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, ये वाला इस चार्ज पे Q2 पे इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, तो इक्वल फोर्स है और डायरेक्शन अपोजिट है। अभी हमने क्या किया है, अनलाइक चार्जेस कंसीडर किए हैं। अगर हम लाइक चार्जेस कंसीडर करें तो हमने लाइक चार्ज कंसीडर किया प्लस प्लस। अब देखिए ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, डिस्टेंस है R, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, अब रिपेल करेंगे तो ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा। ठीक है, बट ये फिक्स कर दिए गए, स्टेशनरी है, अभी मोशन नहीं करना है, चीज ध्यान रखना है। F12 इधर की तरफ लगा F21। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन लिखे हैं तो इधर से इधर की तरफ यूनिट वेक्टर क्या हुआ, R1 से 2 R12, R2 से 1 R21, ये डायरेक्शन होगा। फिर से अगर हम फोर्सेस को लिखें तो देखिए क्या होगा, केवल बदलेगा क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हमने लिखा तो ये क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देखिए क्या है, फोर्स 1 to 2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, R21 है कि नहीं, ये बता रहा ना इस डायरेक्शन को, राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन को R12 बता रहा है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर हम लिखेंगे क्या होगा, R21। ठीक है, फिर से हम यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर लिखेगा तो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 अपॉन R, मीन्स F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21। सिमिलरली हम F21 भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, R12 इस डायरेक्शन में दिखा रहा है लेफ्ट टू राइट, R12। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R1। फिर देखिए R12 और R2 बाकी सब तो सेम है, R12 R21 मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, सिंस R12 इज इक्वल टू माइनस R21 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है ना, तो ये अगर लाइक चार्जेस हैं और ये अनलाइक चार्जेस हैं, क्लियर है, नोट करेंगे, नोट करें। ठीक है, देखिए
अब देखिए जो हमने पढ़ा उससे हमें 2-3 कंक्लूजन निकले। क्या? कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बियन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं सेंट्रल फोर्सेस मीन्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज के सेंटर टू सेंटर ये फोर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस भी कंसीडर करते हैं और सेंटर टू सेंटर फोर्स भी अप्लाई होता है। सेकेंड वन, अभी हमने क्या देखा कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 मीन्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। कभी भी कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है। थर्ड वन, acts along line joining the charges, joining the two charges। ठीक है, यानी कि दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, मान लो +1 प्लस Q1 प्लस Q2 है, रिपल्सन लगाएंगे तो रिपल्सन क्या हुआ, ये हो गया, ये इसी लाइन पर ही रहेगा बिल्कुल रिपल्सन along द लाइन। ऐसा नहीं होगा कि ये फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, ये इसके ऊपर ऐसे लग जाए। ठीक है, बिल्कुल इसी लाइन पर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। लाइक है तो आप अपोज करेंगे और अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे लाइक है तो और अट्रैक्ट करेंगे अगर अनलाइक है तो। अब देखिए किसी भी अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कई चार्जेस होते हैं Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे चार्ज हैं। ठीक है, और इस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे हम, ये वाला चार्ज अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा along द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, यानी कि हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, इसी तरह से Q3 ये भी इसको रिपेल करेगा तो F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। Q4 ये भी रिपेल करेगा अगर तो F14 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 3 फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर और चार्ज ले आएंगे तो एक और फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, बट इन दोनों के बीच के फोर्स पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनका जो आपस का जो फोर्स है, जो इनकी आपस की दोस्ती है, उस पे तीसरे के आ जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन केवल इसके ऊपर अगर बात करें नेट तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब ये दोनों तो आपस में वैसे ही हैं जैसे पहले थे, बट तीसरा आने पर इसके ऊपर नेट इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह से अगर चार्ज है सब स्टेशनरी है तो इसके ऊपर ही फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर ही फोर्स अप्लाई करेगा, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो इसको मैं भी कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ध्यान आया, 11th पे पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, वेव में तो पढ़ा होगा खास तौर पर कि एक पार्टिकल है, एक वेव इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कराती है, एक वेव इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कराती है, y1 है y2 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनका वेक्टर सम। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे अगर इस पे, तो हमें करना एक्चुअली क्या है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम इन सब का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वेक्टर सम करेंगे।
वो आप किसी भी तरह से निकालिए, करना तो वेक्टर सम ही है, दो दो के पेयर करके निकालते जाइए, ये जैसे भी आप निकालें। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि नेट फोर्सेस के ऊपर क्या होगा एक्चुअली, F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 डॉट डॉट डॉट, और भी चार्जेस हैं अगर, तो हमें इस तरह से क्या करना है, वेक्टर सम करना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज is vector sum of other charges, vector sum of the forces due to individual charges, due to इंडिविजुअल चार्ज, जितने भी चार्ज हैं उन सब की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम करना। रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर अपने क्वेश्चंस क्वेरीज भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है फिजिक्स की क्लास @gmail.com। आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं मुझे, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखना ना भूलें। जय हिंद।